न्यूज ट्रैक के इस शो में दर्शकों आप सबका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के न्यूरो सर्जन, पूर्व मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट प्रोफेसर विजय नाथ मिश्र जी। आपने वाराणसी में पिछले कुछ सालों के दौरान समाज सेवा का भी अनुपम उदाहरण पेश किया है और ये बताया है कि एक चिकित्सक केवल चिकित्सक नहीं होता, वो समाज का प्राणी है और समाज के लिए बड़ा काम करता है। तो डॉक्टर साहब ने घर घर जाकर लोगों को दवाइयां दी हैं, लोगों को कोरोना के लिए जागरूक किया है, कोरोना से कैसे बचाव किया जा सकता है। और यही इतना नहीं, केवल घर घर नहीं, ऑनलाइन डॉक्टर साहब इतने सक्रिय रहे हैं कि हमें लगता है कि पूरे देश दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो डॉक्टर साहब के दी हुई जानकारी के आधार पर कोरोना से बचने में कामयाब न रहा हो। मुझे लगता है कि कम से कम पचासों हजार लाखों लोगों को डॉक्टर साहब ने बचाया होगा अपने केवल छोटे छोटे टिप्स से कि लोग कोरोना से कैसे बचें। ब्लैक फंगस को लेकर के भी डॉक्टर साहब की जानकारियां इसी तरीके से हैं। लोगों को ब्लैक फंगस की जानकारी, ब्लैक फंगस है क्या और ब्लैक फंगस से बचे कैसे, इन सब चीजों की भी जानकारी डॉक्टर साहब ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है। अब आज हम लोग अपने इस शो में इसीलिए डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सामान्य तौर पर हम इन बीमारियों को पहचानें, कैसे इनका बचाव करें। और सबसे बड़ी चीज जिसके लिए मैं न्यूज ट्रैक की तरफ से डॉक्टर साहब का स्वागत और सम्मान, अभिनंदन करना चाहूंगा, जो उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों की सेवा की है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब आप बताएं सर, क्योंकि हम पत्रकार लोग तो बोलते बहुत हैं लेकिन हमें कुछ आता नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। जानकारी आपके पास है। सबसे पहले आज पत्रकारिता दिवस है, तो आपको सादर बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी पत्रकार भाई बहनों को जो पूरा अपना जीवन सत्य को सामने लाने में लगाते हैं, इसके लिए सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हम सब पत्रकारों की तरफ से। तो सर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी सबसे ताजा ताजा है ब्लैक फंगस। सर ये फंगस क्या है? ब्लैक फंगस भी आ गया, व्हाइट फंगस भी आ गया, येलो फंगस भी आ गया। आपने काफी जानकारी दी है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी आप बताएं कि ब्लैक फंगस क्या है और कैसे पहचाने, क्या क्या करना चाहिए। देखिए, 3 जीवाणु ऐसे हैं जो मानव शरीर के बहुत नजदीक रहते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगस, तीसरा है वायरस। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर के बाहर और अंदर, उनका कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जिसको कहते हैं हेल्दी बैक्टीरिया जी। वो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, हमारे ब्रेन को ठीक रखते हैं, हमारे पेट को ठीक रखते हैं। लेकिन इसके बैक्टीरिया के साथ 2 जो बाकी जीवाणु हैं, फंगस और वायरस, ये परजीवी की तरह हमारे शरीर में चिपके रहते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं। जी जी। इनका काम खाली ये है कि ये फंगस जो होता है, इसको आप कह सकते हैं ये जिंक चोर है। जी सर। ये जिंक खाता है। इसके पास एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं P24, और इस प्रोटीन से ये शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर से जिंक चोरी कर करके खाता है, उसी से जीता है। जी जी। अब दिक्कत क्या है कि हमारे शरीर भर में फंगस नॉर्मली बैठा हुआ है। चूंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम फंगस को अंदर आने नहीं देते। जी। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, HIV, जो भी 20-25 वर्षों में काफी आया। हाँ, फिर एक बीमारी है डायबिटीज, जो डायबिटीज होता है उसमें भी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। जी जी। और अब आ गया जो कोविड बीमारी आई है, इसमें स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल हुआ है डायबिटीज के साथ, उससे डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड हुआ और इम्यून सिस्टम और कमजोर हुआ। जी। तो है क्या सर कि ये जो फंगस होता है शरीर की, जैसे शरीर में देखिए आप, चमड़ा है, नाखून है, रक्त है, मांस है, हड्डी है। तो इसमें कई फंगस होते हैं जो चमड़े खाते हैं जी। जिनको हम कहते हैं एक्जिमा। हाँ। और दाद, खाज, खुजली, ये वाले फंगस। जी जी जी, इससे तो सब लोग परिचित हैं। जी, सबके परिचित हैं। जी। दूसरा फंगस है मुकरेल फैमिली। मुकरेल फैमिली में 5 फंगस हैं, जिसमें राइजोपस है, मुकोर है। ये सब नाक के अंदर जो साइनसेस होते हैं वहां बैठे रहते हैं। अच्छा। वो जीत नहीं पाते, हारते रहते हैं, हर जीवन भर हारते हैं।
लेकिन जैसे इम्यूनिटी कमजोर हुई, म्यूकोरोल फंगस की एक बहुत विशेष आदत है, ये हड्डियों को भी छेद देता है। ओहो। तो नाक के अंदर के हड्डी छेदता है, फिर हम्म। जो बगल में ब्लड वेसल है उसको पेनिट्रेट कर देता है। जी और जी। म्यूकोरोल फैमिली नाक के अंदर धमनी, धमनी के अंदर ब्लड, ब्लड के अंदर आंख, ब्रेन, ओहो। फेफड़ा, पूरे शरीर के ब्लड में चला जाता है। और चूंकि इसका जो नेक्रोस पार्ट है, जहां ये जाता है फंगर, वो नेक्रोसिस करता है, तो हम्म। नेक्रोस पार्ट काला दिखता है, इसलिए इसको कहते हम्म। हैं ब्लैक फंगस। हम्म। अब प्रॉब्लम क्या है कि जहां जहां ये जाता है वहां ये नेक्रोसिस करता है, हम्म। और चूंकि इम्यूनिटी कमजोर है तो अनरिस्ट्रिक्टेड ये फैलता है। जी जी। मतलब ये हड्डी भी छेद देता है, धमनी भी छेद देता है, और लंग्स में जाकर के इतनी तबाही ये मचाता है कि जैसे लगता है कि पूरी तरह निमोनिया हो गया। हम्म। अब इसके साथ जो दो और दिक्कतें हैं, जो सबसे बड़ी इसमें दिक्कत लग रही है, पहला आंख का रोशनी चला जाना, जी। और दूसरा ब्रेन में जाकर के लकवा हो जाना, या मिर्गी हो जाना, या मस्तिष्क ज्वर की तरह पूरा ब्रेन इन्वॉल्व कर लेना। हाँ, वो पूरा सिस्टम एक है वहां पर। जी जी, आप हाँ, जैसा बता रहे थे। इसीलिए इसमें जो मौतें होती हैं ये जी जी। बहुत ज्यादा संख्या में होती हैं, और इसको आपने जितनी जल्दी पकड़ लिया उतनी जल्दी आप इसका इलाज कर सकते हैं, अन्यथा मौत तय है। डॉक्टर साहब, कैसे पहचान सकते हैं, सामान्य तौर पर लोग कैसे पहचान सकते हैं कि हम फंगस के शिकार, खास करके जो म्यूक्रोल है, हम इस तरीके के ब्लैक फंगस के इसके शिकार हो रहे हैं? क्योंकि दाद खाज देखिए, तो सामने दिखता है, ये सामने जी तो जी दिख नहीं जी रहा है। जी, इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा मरीज जो आजकल कोविड से ठीक हो रहा हो, या जिसको कोविड हुआ हो, जिसको लंबे समय तक या तो वो डायबिटीज विथ स्टेरॉइड पर हो, या लंबे समय तक उसको कोई एनआईवी या ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ हो, कोई भी ऐसा मरीज जिसके नाक में दर्द हो, हम्म। जिसकी आंख में सूजन हो, हम्म। जिसकी आंख के चारों तरफ लालिमा आई हो, भले उसको सरदर्द हो या न हो, ये गंभीर रूप से समझ लेना चाहिए कि कहीं हमको ब्लैक फंगस तो नहीं होने वाला है, या हो तो नहीं गया। इसका एक ही पकड़ने का उपाय है, या तो आप इसकी न्यूरो इमेजिंग करिए, चाहे सीटी स्कैन या एमआरआई, या आप इसके अंदर से जो नाक के अंदर से या ब्रेन के नजदीक से आप अगर इसका बायोप्सी भेजेंगे तो उसमें फंगस के हाइफी दिखेंगे, जी इसी से जी। इसकी पहचान होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने पहचान लिया, शुरू में आपने दवा शुरू कर दी, तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। जी। एक बार ये फंगस ब्रेन के अंदर चला गया, आंख के अंदर चला गया, तो फिर सर्जरी करके आपको आंख काट के निकालनी पड़ेगी, आपका ब्रेन ओहो। का वो हिस्सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर जाने के बाद वहां हमारी दवाई ही नहीं पहुंचेगी, तो ये ठीक बात सड़ाता है। जाएगा, सड़ाता जाएगा। और ओहो। ये दिक्कत आपने देखा होगा कि इस समय एम्फोटेरिसिन बी की भी बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। हम्म। वो जो दवा है एम्फोटेरिसिन बी, आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, जी ये जी। दवा घर पर नहीं दी जा सकती। अगर किसी को मुकरेल इन्फेक्शन हो गया, किसी को ब्लैक फंगस हो गया, तो कृपया आप हॉस्पिटल जाइए, वहीं ये दवा लगेगी, क्योंकि ये दवा विशेष प्रकार की दवा है। इससे तीन दिक्कतें होती हैं दवा से। जी। पहली, लाइट पड़ते ये खराब हो जाती है, तो ओहो। इसको काले कपड़े में या ढक करके इसको चढ़ाया जाता है। जी जी। दूसरी, जब आप एम्फोटेरिसिन बी देते हैं तो आपकी किडनी और लीवर पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से हर तीसरे दिन आपको इसका ये देखना पड़ेगा कि कहीं आपका लीवर या किडनी खराब तो नहीं हो रहा। ओहो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, इसकी जो टॉक्सिटी होती है, उससे कभी कभी एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब किडनी ही काम करना बंद कर देती है। तो ओहो। ये तीन प्रॉब्लम म्यूकोर के दवाई से होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि कृपया अगर कोविड से ठीक हो गए तो भी अपना ध्यान रखिए, अपने डायबिटिक कंट्रोल रखिए, स्टेरॉइड लंबे समय तक मत चलाइए, और जो मैंने सिम्टम बताई, अगर वो सिम्टम है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। इसको गफलत मत पालिए कि ऐसे ही सूजन आ गया। तो डॉक्टर साहब, जो फिर इसमें जैसा आपने बताया, एक सवाल और एक चिंता उत्पन्न हो रही है
कि जो लोग कोरोना के शिकार हुए और जिन्होंने अपने घर पर इलाज किया, और कई बार तमाम लोगों को ऑक्सीजन लेनी पड़ी, घर पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ इसके फंगस के डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या ऐसे लोगों को खतरा ज्यादा है फंगस का? देखिए, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और हमने अपने 26 वर्षों के न्यूरोलॉजी के जीवन में ऐसे बहुत मरीज थे जिनको हमने स्टेरॉइड खिलाया। कई हमारे मरीज तो साल साल भर स्टेरॉइड खा रहे हैं, किसी को आज तक ब्लैक फंगस नहीं हुआ। जी जी मतलब 26 वर्षों में शायद मैंने 15, 16 या 20 ब्लैक फंगस देखे हों, इससे ज्यादा नहीं देखे थे। जी जी जी। अब ये पिछले एक महीने में लगभग 150 ब्लैक फंगस आके भर्ती हो गए। तो इसके कारण क्या है, ये हमें अभी तक हम लोग को भी रिसर्च का विषय है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं ब्लैक फंगस नहीं हो रहा है। तो कुछ कारण अगर आप कहें तो मैं बताना चाहूंगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक कारण, सबसे बड़ा कारण सबने कहा कि स्टेरॉइड, जिसको डायबिटीज हो उससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लेकिन ऐसे बहुत मरीज हैं जिन्होंने स्टेरॉइड लिया ही नहीं। तो फिर कहा गया कि हो सकता है जो लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जैसे कोविड के मरीज में हमने शुरू में ही कह दिया था कि सब कोई एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सी खाते रहिए। जी जी। अरे भाई, एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सी तब जरूरत है जब कोविड की इन्फेक्शन में कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तो हम्म। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग नॉर्मल जो बैक्टीरिया थे उनको हमने मार दिया जो इम्यून सिस्टम ठीक रखते थे। जी जी। तीसरा कहा जा रहा है जो जिंक हम ज्यादा ले रहे हैं। चौथा कहा जा रहा है जो ऑक्सीजन सिलेंडर, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर थे, उसकी गंदगी से। पांचवा जो मुझे कारण लग रहा है कि शायद जो गंदा मास्क है, जो हम एक मास्क को 2-3 महीने पहन रहे हैं, जो मास्क को हम लगा करके घूम रहे हैं बगैर धोए, बगैर रिप्लेस किए। भाई, कपड़े का मास्क आप धो लीजिए, लेकिन जो डिस्पोजेबल मास्क है, अब गांव में कितने पैसे ही तो नहीं है, ठीक कई बात है लोगों सर, के पास ठीक पैसे बात है। नहीं है, कहां से बिल्कुल मास्क ठीक बात। बदले। बिल्कुल ठीक तो है सर। ये रिसर्च का विषय है सर। ये हम्म। सबको, ये सरकार को और हम सबको रिसर्च करना चाहिए। हम लोगों ने इस पर शोध शुरू किया है। जी देखिए जी। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो बताएंगे। सर एक बात ये, जैसे अभी बात मास्क की आई, तो हम लोग इस पर भी थोड़ा सा एक गाइड कर दीजिए आप, कि जो लोग मास्क, डिस्पोजेबल मास्क यूज कर रहे हैं, उसको कितनी बार जैसे कहा आपने कि बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस इतने कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली कि वो रोज नया मास्क 10 रुपए का खरीद सके। तो ऐसे लोग उसको रीयूज कितनी बार कर सकते हैं, और किस तरीके से रीयूज करें? एक दिन में यूज करने के बाद करें, या दोपहर तक, मतलब 4 घंटे 6 घंटे बाद करें, एक दिन यूज करने के बाद उसको भूल लें? कैसा, क्या तरीका होना चाहिए मास्क का? देखिए, जो पतली वाले डिस्पोजेबल मास्क, सर्जिकल मास्क आ रहे हैं, वो तो एक बार यूज के लिए है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत लोग उसको 10 दिन 20 दिन भी यूज कर रहे हैं। जी सर। दूसरा, वो जो N95 मास्क है, तो जो लोग हमारे कोरोना वॉरियर, कोरोना वार्ड में जा रहे हैं, वो उसे मात्र 3-4 घंटे यूज करके उसे डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। लेकिन जो लोग कोरोना वॉरियर नहीं है, जो कोविड वार्ड में नहीं जा रहे हैं, जो आम नागरिक अगर कोई हॉस्पिटल के नजदीक है या N95 यूज करता है, तो वो अपने घर जा करके उसको, जो डिसइंफेक्टेंट है, आप अगर 1 दिन 2 दिन भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। लेकिन मेरे समझ से एक आम व्यक्ति के लिए जो घर का बनाया हुआ मास्क है, वो मास्क आप धो करके लगातार पहनना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मास्क में ये होना चाहिए कि ट्रिपल लेयर होना चाहिए। और आजकल डबल मास्किंग का समय है कि इस समय जो इन्फेक्शन है, डबल मास्क, तो आप चाहे डेटॉल के साथ या डिसइंफेक्टेंट के साथ आप उसको धो दीजिए। आप जो घर का मास्क है, हमें लगता है कि इंडियन सिनेरियो में ये ट्रिपल लेयर्ड घर का मास्क एक अच्छा ऑप्शन है। तो एक बात आती है कि जो घर का बना हुआ कपड़े का मास्क है, उसको लोग अगर फर्स्ट मास्क के तौर पे यूज करें, और जो डिस्पोजेबल वाला मास्क है उसको सेकंड मास्क के तौर पर, डबल मास्किंग की बात है, सेकंड मास्क के तौर पर इस्तेमाल करें, तो क्या यूज ज्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट मास्क को उन्हें बार बार धुलना है। जो सर्जिकल मास्क है, जी। ये एज ए डॉक्टर मैं कहूँगा ये एक ही बार इस्तेमाल के लिए है। ठीक बात है सर। और मैं आपसे, आपके चैनल से, सरकार से भी कहूँगा और सबसे कहूँगा कि आने वाले समय में जब हम वैक्सीनेशन ड्राइव में चल रहे हैं, तो अगले 6 महीने 1 साल तक भारत को मास्क में ही रहना चाहिए। मास्क की कीमत बहुत कम है।
आप जितना कीमत आप ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर पर हम लोग खर्च करने वाले हैं तीसरे वेव के लिए, अगर थोड़ा सा उसमें से पैसे निकाल करके पूरे देश में प्रचुर मात्रा में मास्क बंटवावें और गांव में, शहरों में, जैसे अपार्टमेंट्स में जो लोग हैं उनकी समिति बना दीजिए कि कोई भी व्यक्ति इस अपार्टमेंट में बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेगा। आप गांव में समिति बना दीजिए, जैसे निगरानी समिति बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। तो उस निगरानी समिति के जिम्मे ये काम होना चाहिए कि हमारे घर का, परिवार का, गांव का कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क नहीं घूमेगा। और इन्हीं के पास अगर हम प्रचुर मात्रा में मास्क अवेलेबल करा दें तो देखिए, किसी भी चीज की अगर कमी है लोगों में तो उसको माननी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पास, जैसे मैं गांव में जाता हूं तो वहां कहते हैं कि हमको मास्क दीजिए। तो जैसे अगर मैं ले गया 500 मास्क, हम 10 गांव गए, हमने मास्क बांट दिए, लेकिन जो 11वां गांव आता है वहां मेरे पास मास्क नहीं है बांटने के लिए। तो वो ना किसी न किसी तरीके से एक मास्क योजना के तहत पूरे देश को मास्क पहनाना अगले 1 साल तक जरूरी है, क्योंकि अभी जो चेन ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं वो ये है कि अभी वैक्सीनेशन में जो टाइम लगना है उसमें कहीं फिर तीसरी लहर ना आ जाए। डॉक्टर साहब, एक आपने बात छेड़ी गांव की। गांव में आप जा रहे हैं, गांव का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आपने बड़ी सेवा की, लोगों तक जा करके ऑक्सीमीटर लेकर के भी आप पहुंचे, लोगों को तो आपने दवाइयां दी, लोगों का चेकअप किया कि कौन लोग बीमार हैं। क्या गांव का कैसा माहौल आपको दिखा, और किस तरीके से क्या हमें कदम उठाने की जरूरत है गांव में कि जिससे हम गांव को बचा सकें बीमारी से, महामारी से? हमारा गांव का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। हमने ये देखा कि गांव में लोग एक दूसरे की मदद बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। गांव में एक हमने कंसेप्ट जो देखा कि वहाँ दादा दादी, नाना नानी किसी के भी हों, उन्होंने बच्चों का केयर बहुत किया। अगर किसी के घर बीमार बच्चे, मतलब किसी घर कोई बीमारी आ गई, किसी घर खाना नहीं बन रहा है, तो बगल के दादा दादी, नाना नानी, उन लोगों ने बच्चों को अपने घर ले आए। बच्चों का केयर वहाँ बहुत अच्छा हुआ। और हमने देखा कि कई लोगों के बच्चे एक साथ 2-3 घर में बढ़िया से रह रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग कहीं ना कहीं काम में हैं। कोई वॉरियर है, कोई काम में लगा है, कोई वैक्सीनेशन ड्राइव में है। दूसरा हमने एक चीज देखी, कम्युनिटी किचन। जैसे एक गांव में गया था चंदौली में, वहां हमको बताया गया कि डॉक्टर साहब इस घर में 24 घंटे यहाँ काढ़ा उपलब्ध है। अच्छा। कोई भी आवे, उसको खाना मिले न मिले, काढ़ा मिल जाता है। क्या तो बात काढ़ा है। पीजिए, काढ़ा पीजिए। ये शहर में नहीं देखा, ये गांव में हाँ, मुझे बिल्कुल बिल्कुल और ठीक बात। तीसरा हमने देखा कि गांव में लोगों ने पैरासिटामोल का जो टैबलेट है वो सब ने अपने घर में रखा हुआ है। किसी को बुखार आता है तो पहला काम वो करते हैं कि उसको किसी तरह नाप करके, अगर थर्मामीटर नहीं भी है तो भी हाथ के हथेली से नाप लिया, नाप करके वो पैरासिटामोल दे दिया। जब हमने लोगों को बताया कि देखो ये हमारा ऑक्सीजन फेरी वाला आ गया है, मैं आपको ऑक्सीजन मीटर दे रहा हूं, आप इससे ऑक्सीमीटर से नापिए। तो लोगों ने पूछा इससे क्या करना है। हमने कहा कि देखो, अगर 94 से कम आता है तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो उन लोगों ने अपने मन में बैठा लिया कि ये ऑक्सीजन फ्री वाला का काम ये है कि पूरे गांव भर ऑक्सीजन नाप दो, जिसको बुखार हो, जिसको न हो। अगर किसी का 94 से कम है तो समझो उसको कोविड की तरह ही इलाज करना है। तो उनको साइकिल से, रिक्शे से, खटिए से किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा दिया गांव वालों ने। क्या बात है। तो हमने देखा कि जितना लोग कह रहे हैं कि गांव में त्रासदी मची है, उतनी त्रासदी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गांव में हमने नहीं देखी। मुझे ऐसा लगता है कि गांव का जो कम्युनिटी प्रैक्टिस है, यहाँ इन लोगों को एक चीज ये पता लग गया था कि बुखार 3-4 दिन का रहेगा, हफ्ते भर का रहेगा। अगर सांस नहीं फूला तो निकल गए, सांस फूला तो हॉस्पिटल जाना है। ठीक बात ये है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो हमने एक उसमें और काम ये ऐड किया कि एक हमारे बहुत लोकप्रिय इधर गायक हैं भोजपुरी के, अष्टभुजा मिश्रा जी। उनसे हमने कहा कि आप एक लोकगीत तैयार करिए जिसमें गांव वालों को संदेश दिया जा सके। तो उन्होंने वो लोकगीत तैयार किया। मैंने सबके व्हाट्सएप, मोबाइल सबसे डाउनलोड कराई। और उसमें एक लाइन है
कि पहले हफ्ते करो कोरोना पर वार तो बचेगा पूरा परिवार। ठीक बात है। तो पहले हफ्ते का ही पूरा इसमें दिक्कत था कि अगर पहले हफ्ते में किसी को 2 दिन से ज्यादा बुखार था, उसको हमने कहा कि आप फरवीनाविर फ्लेविफ्लू लीजिए। अगर बुखार उतर रहा है या परेशान नहीं है तो हमने कहा रेस्ट करिए। अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हॉस्पिटल जाइए। जी, जी। डॉक्टर साहब एक बात ये और थोड़ा-सा बताइए कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारी अब रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिस तरीके से हम लोगों को बचा सकें? आपने तो अपने इंडिविजुअल लेवल पर कुछ काम किया, आपकी एक टीम आपके साथ, आपके सहयोगियों की टीम पहुँची। लेकिन अगर हम एक यूनिफ़ॉर्मिटी लाते हुए कोई प्रोग्राम बनाएँ, कोई स्ट्रेटजी सरकार की होनी चाहिए, किस तरीके से गाँव में हमें व्यवस्था करनी चाहिए, प्रबंध करने चाहिए, किस तरीके से जाँच होनी चाहिए, क्या इंतजाम होने चाहिए? क्या जैसे क्या हर पीएचसी, सीएचसी लेवल पर व्यवस्थाएँ होनी चाहिए या एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए या क्या-क्या हो सकता है सर? क्या हमें ध्यान रखना देखिए, होगा तीसरी लहर के लिए? गांव के लोगों को सबसे पहले प्यार और विश्वास की बहुत जरूरत है। उनको ये लगता है कि उनको उनके साथ कोई चीट न कर दे। जैसे मैंने कहा कि आप ऑक्सीमीटर लगाओ माता जी, तो हुँ, उसने हुँ। उन्होंने कहा कि कहीं आप हमारा खून तो नहीं खींच लीजिएगा हाँ, वो बड़ा कहीं दिलचस्प किस्सा था। मैंने देखा था। तो हाँ, वो हाँ। ऐसा था कि जैसे हमने लगाया तो वो उन्होंने हाथ खींच लिया। हुँ। एक आपने देखा होगा कुछ लोग नदी में कूद गए कि हमको वैक्सीन नहीं लगवाना है। हाँ, हाँ। तो एक ने हमसे कहा कि डॉक्टर साहब ये कोरोना जी भी आए हैं क्या आपके साथ? तो वो इतने अच्छे से उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कोरोना जी कोई इंसान नहीं कि मेरे साथ चलेंगे। तो वो कहे कि उनको ऐसा लगता था कोरोना जी भी मेरे साथ आए हुए हैं शहर से। तो हाँ। इस तरह की उनको ना हमने एक चीज ये देखा, मेरा अनुभव ये है, उनको उन्हीं की भाषा में, जैसे लोकगीत जो जानते हैं लोकगीत की भाषा में, हमने नौटंकी का बहुत अच्छा यहाँ बनारस के आसपास के गांव में हमने हुँ, हुँ। नौटंकी से बहुत हमने यहाँ लोगों को दिखवाया। उससे लोगों को पता लगा, जैसे एक नौटंकी में एक किरदार कहा कि हम मास्क न लगाई और हुँ। उस किरदार की बाद में कोरोना से डेथ हो जाती है। तो वहां बैठे बच्चों ने अपने माँ से और दादी से कहा कि देखा वो मर गए, मास्क हुँ। लगावल जरूरी हो, न हाँ, लगेबू तो ऐसे मर जेबू। हाँ, ठीक हुआ। तो वो तो ये जो कठपुतली है, लोकगीत है, डुगडुगी है, और आपको गांव के जो सीनियर लोग हैं, दादा दादी, धार्मिक लीडर, उनके जो पुराने जो नेताजी लोग हैं, उनके जो लीडराने लोग हैं, जो दादी जी लोग हैं, आप उन लोगों को 10 लोगों का समूह बनाइए। उनको बताइए कि देखिए वैक्सीनेशन से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो कहीं नहीं हुआ तो कहे भाई वैक्सीन सबको लगा लो, दादा दादी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपके पंडित जी मौलवी जी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वहां ना आपको लोकल हीरोज, शहरों के हीरो गांव में नहीं चलते, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल गांव ठीक बात। में उनके अपने हीरो हैं। उनको आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, वो हाँ, हाँ। एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, उनका पंफलेट छाप के वहां बांटना पड़ेगा। और आप कितना भी पीएचसी सीएचसी बना लीजिए, जब तक उनको नहीं पसंद आएगा वहां जाना, वो नहीं जाएंगे। ठीक तो बात है। हमें लगता है कि जो प्रदेश सरकार ने जो निगरानी समिति का जो बात कहा या जो बनाई है, ये बहुत प्रभावी है। और हमने जो करीब 70-80 गांव जहां मैं गया, वहां हमने देखा अगर पिछले एक हफ्ते में कि 2-3 जगह हमको निगरानी समिति अब एक्टिव हो रही है। ये बहुत अच्छी खबर है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब, तो अब जो है कोरोना पर आपने तमाम जानकारी दी, लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, ब्लैक फंगस के बारे में भी आपने बता दिया। अब तीसरी लहर का जो खतरा है, वो कितना बड़ा है और उसके लिए लोगों को कितना अलर्ट रहना पड़ेगा? जैसे आपने कहा कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, मास्क ही बचाएगा। मास्क के अलावा और क्या एहतियात लोगों को करना होगा? किस तरीके से आने वाले समय में उनको अपनी लाइफ़स्टाइल रखनी होगी? मतलब उनके जीवन में क्या बदलाव ज़रूरी है? देखिए तीसरी लहर आने का मतलब ये है कि महामारी का विकराल रूप फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीसरा लहर का मतलब ये है कि एक नया वेरिएंट, जो वेरिएंट अब है उससे खतरनाक वाला भी हो सकता है, उससे कमजोर वाला भी हो सकता है। तो अगर उससे खतरनाक वाला हुआ, जैसे ये वाला जो दूसरी लहर थी,
इसमें 1 हफ्ते का टाइम वायरस दे रहा था कि आप 1 हफ्ते में अगर इलाज से ठीक हो गए तो आप अगले हफ्ते ऑक्सीजन आपका कम नहीं हुआ। मान लीजिए अगले में कुछ ऐसा वेरिएंट आ जाए जो 2 ही दिन में ऑक्सीजन कम कर दे, तो इसके लिए एक ही उपाय है। मैं आपके चैनल से सबको कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन और मास्किंग ये इस समय सबसे बड़ा देश सेवा है। अगर हमने अपने आप को वैक्सीनेट करा लिया और अगले 1 साल तक मास्क लगाई ली तो हमें लगता है तीसरी लहर नहीं आएगी। और हम अगर दशहरा, दिवाली, ईद और क्रिसमस और न्यू ईयर अगर हम सब लगे अब फिर से इस साल मनाने तेजी से, तो ये जो सोशल गैदरिंग होता है उस समय तो बहुत अच्छा लगता है फोटो खिंचवाने में, ठीक बात है। लेकिन जो म्यूटेशंस होते हैं वायरस के, इन्हीं दौरान होते हैं जब देखिए वायरस जब ट्रांसमिट होता है तो म्यूटेशन करता है। जी जी जी। जब एक शरीर में रहेगा तो म्यूटेट नहीं करेगा, बहुत कम चांस रहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगले 1 वर्ष तक देश के सभी नागरिकों को भारत के सरकार और प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके वैक्सीन लगवाना और मास्किंग करना। अब वैक्सीन की जब बात आती है तो मैं ये बता दूं सबको कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली पूरा ड्यूरेशन के साथ और उसके बाद 3 महीना और बीत गए तो किसी की डेथ नहीं है। डेथ का मतलब यह है कि उसको वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन सीवियरिटी उतनी नहीं रहेगी। यही वैक्सीन का प्रभाव है। वैक्सीन इसलिए नहीं लगाना है कि हम कोरोना नहीं होने देंगे। कोरोना तो भाई एक वायरस है, इन्फेक्शन की तरह आएगा चला जाएगा, लेकिन जो लोग वैक्सीन लगा लेंगे, जो लोग उसके बाद 3 महीने समय बिता लिया, इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी। इम्यूनिटी सिस्टम हमारे यहाँ जो देखा जा रहा है, हमारे बीएचयू में जो प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और डॉक्टर अभिषेक पाठक ने जो कार्य किया है और उनके साथ हम लोग भी हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा ये रिजल्ट दिखाया कि पहले वेव के बाद 4 से 5 महीने इम्यूनिटी थी, इसी कारण से दूसरी वेव अब आ गई। तो हम लोग ये ऐसा सोच रहे हैं कि जो दूसरा वेव खत्म होगा इसके बाद 5-6 महीने तक हम सेफ रहें। अगर 5-6 महीने में हमने वैक्सीनेशन काफी बढ़िया करा लिया, हमने अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लागू रखे तो तीसरी वेव नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यहीं पर आई, आपने जैसा कहा, जो हमारे कहा जाता है कि जो भारत में हमारी आनुवंशिकी है, जो हमारी जीन्स की विविधता है, उसके कारण क्या म्यूटेशन तेजी से हो रहा है या उसने रोका है म्यूटेशन को, वायरस के म्यूटेशन को? भारत की जो जेनेटिक संरचना है वहां आकर के ये वायरस म्यूटेशन रुक गया। आप बाकी देशों में अगर देखें तो वहां म्यूटेशन की गति बहुत तेज है। भारत में एक तो हमारी जो जेनेटिक संरचना है वो है, दूसरा एक हमारे पास एक बहुत मतलब ईश्वरी देन हमारे पास है, माँ गंगा का जल। माँ गंगा के जल में पिछले 1 वर्षों से हम लोग भी अनुसंधान कर रहे हैं। हालांकि अभी हम लोग को मानव परीक्षण पर परमिशन नहीं मिला है, लेकिन माँ गंगा के जल में एक वायरस होता है जिसको कहते हैं फेज वायरस जी। तो फेज वायरस में गुण होता है जो ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। इस फेज वायरस के यूज को हम लोगों ने इंटरनेशनल पब्लिकेशन किया। हमारे अरुण गुप्ता जी जो हैं, जो इलाहाबाद अमिकस क्यूरी हैं हाई कोर्ट के गंगा मामलों के, उनके साथ हम लोग का एक बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। अभी हम लोगों ने सरकार को फिर अनुरोध किया है कि ये नेचुरल रिसोर्स गंगा के भारत के पास, अगर आपने फेज वायरस का रिसर्च पूरा कर लिया और फेज वायरस से अगर हमने कोरोना का जो कोविड वायरस का इलाज हम अगर सफल होते हैं तो प्रॉब्ली विश्व का सबसे सस्ता दवा, सबसे सस्ता, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये एक ऐसा वायरस हमारे पास है। जी, माँ गंगा की कृपा से मिलेगी हम लोग। तो ये नेचुरल जो हमारी ब्यूटी है इंडिया की, जैसा आपने कहा बायोडाइवर्सिटी, तो हमारे पास जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, हमारे पास नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, ये इंडिया को बहुत मदद कर रही है इस वायरस से लड़ने में।
ठीक सर, आपके साथ एक अच्छी चर्चा रही। मुझे लगता है मेरे बहुत सारे दर्शकों को, श्रोताओं को इससे फायदा होगा। सारे लोग आपके ज्ञान का लाभ प्राप्त करेंगे। और आपके जरिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर, कि जो लोग एलोपैथ और आयुर्वेद को बहुत दूर की नज़र से देखते हैं, उनको कभी बीएचयू आकर के विजिट करना चाहिए। जो बीएचयू का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये पूरे विश्व का ऐसा अनूठा मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट है जहां आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन दोनों कदम से कदम मिला के चलते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। जो आयुर्वेद और एलोपैथ की डिस्कशन करना हो, प्लीज आप विजिट करिए बीएचयू। और कोविड के इलाज में भी दोनों पैथीज ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। जी सर, इस पर हम आपसे अगली बार चर्चा करेंगे सर, जरूर करेंगे। ये बहुत एक बहुत अच्छी चर्चा, आपने हमें एक नया टॉपिक दे दिया है। इस पर हम अपने दर्शकों को और नई जानकारी के साथ थोड़ा और इनरिच करेंगे। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं तो आपका फैन हूँ। मैं सोशल मीडिया पर आपका फैन बना। आपके लगातार टिप्स देखते हुए मैं बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मैंने तलाशा फिर, और संपर्क हुआ सर। और संपर्क होने के बाद आपने मुझे मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका, बहुत सादर प्रणाम। बहुत आभारी हूँ सर आपका। और जो सादर आज आपके साथ में हमारा डिस्कशन हुआ है, इससे हमारे जो और लोगों को फायदा मिलेगा, वो हमें लगता है कि वही सब हमारी आपकी बातचीत की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, न्यूज़ ट्रैक से बात करके। थैंक यू सर।